Hello everyone, welcome to the day 5 of your Concept Cracker series. Today we'll be starting with a new topic that is the income statement. अब income statement start करने से पहले पहले आप ये देखो कि आप अब तक क्या पढ़ चुके हो. आप देख चुके हो कि accounts होता क्या है, what are the different accounting principles. फिर आपने बहुत अकाउंट का एक बेस किया, दैट इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. देन आपने किया कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस तक कैसे पहुंचते हैं ना, जर्नल एंट्रीज फिर लेजर फिर ट्रायल बैलेंस. नाउ विल मूव ऑन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना आपके अकाउंट्स में 3 स्टेटमेंट्स हैं जो आप है ना इंपॉर्टेंटली बनाते हैं. दैट इज वन इज द इनकम स्टेटमेंट, सेकंड इज द बैलेंस शीट, ठीक है, और थर्ड है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स आप बनाएंगे. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट से. फिर जो नेक्स्ट 2 आपके कंसेप्ट क्रैकर सीरीज में जो नेक्स्ट 2 डेज हैं उसमें हम बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी करेंगे. तो आज सिर्फ हम इनकम स्टेटमेंट करेंगे, उसके बाद हम बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी करेंगे. तो ये 3 आपकी मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसीलिए आज का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको अगर ये कंसेप्ट समझना है तो आपको पहले वाला कंसेप्ट जो हमारे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, ट्रायल बैलेंस है, वो सब भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. तभी आप इनकम स्टेटमेंट को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले पहले वो चारों डेज आप देखिए, उसके बाद आप इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करिएगा. सो स्टार्टिंग विद द इनकम स्टेटमेंट कैसे चलेंगे हम फिर से ही वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे. एमसीक्यू के थ्रू हम कंसेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे हम जितना डिटेल में जा सके उतना डिटेल में हम जाएंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एमसीक्यू. Okay, income statement shows what? Financial position, cash flow, profit and loss, asset and liabilities और the capital structure. अब इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि what is income statement basically. Now, as the name suggests, income statement. So basically, this is a statement. This is a detail. You can say this is a detail of what? Of income. Income of what? Income of the organization, right? So basically, this is a detail. Okay, detail जहाँ पे बहुत सारी details होती हैं आपकी income से related कि business में कितना income generate हो रहा है. ठीक है, अब वो कैसे डिटेल कैसे पता करेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉपकीपर हैं, ठीक है, यू आर अ शॉपकीपर एंड यू हैव सोल्ड गुड्स. सोल्ड आपने क्या सेल किया. फॉर एग्जाम्पल आप राइस बेच रहे हैं तो आपने राइस सेल करा. ठीक है, सो नाउ फॉर एग्जाम्पल यू हैव सोल्ड राइस फॉर ₹100. ठीक है, नाउ दिस ₹100 दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, the ₹100 that you have received from the customer, that is what? This is your sale basically. Sale of rice ₹100. लेकिन ये जो राइस है कहीं से आपने परचेज किया होगा या फिर आपने उसको ग्रो किया होगा, वॉट एवर द केस में बी. सो ये जो राइस है इसकी कुछ कॉस्ट भी तो लगी होगी. ये ₹100 पूरे के पूरे आपके पॉकेट में तो नहीं जा रहे हैं, कुछ एक्सपेंस लगा होगा ऑफ कोर्स. सो इसको बेसिक में कहते हैं कि एक्सपेंस क्या लगा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें. तो लेट अस सपोज कि ₹80 का तो आपका एक्सपेंस ही लग गया इस राइस को कह लो कि अपनी शॉप पे रखने के लिए. ठीक है, आप एक बेसिकली एक रिटेलर हैं तो आपने होलसेलर से इस राइस को खरीदा होगा तो ₹80 तो आपको राइस पड़ा था ये. ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली एक्सपेंस ऑन द राइस दैट यू हैव इनकर्ड. तो बेसिकली आपकी जेब में आया कितना, हाउ मच मनी डिड यू अर्न. सो दिस इज द प्रॉफिट दैट यू हैव अर्न. व्हाट इज द प्रॉफिट? ₹100 दैट यू हैव गॉट फ्रॉम द कस्टमर minus the expense that you have incurred on that product, that is -80. That is how much profit you have earned from this particular product, ₹20. So this is what? This is the income of basically one product that you have sold. But of course, when you are running a business, you're not just selling one product. You're selling multiple products, right? So in that way, you have to make an income statement. Okay? So basically, how will you make this income statement? You'll see that how much sales you have done. How much money did you make basically? So this is basically known as sales, or you can also say it a revenue. This is the revenue that you have earned. Then you will subtract the expenses that you have incurred on that particular product. Okay, on that particular sales that you have done, you have sold multiple products, for example. So whatever is the expense on those products that you have sold will be subtracted. 1,20,000 will be subtracted. How much did it spend? Will be the expenses. And then from here you will see that what is the profit. You will subtract 2,50,000 minus 1,20,000. That is, you will subtract your revenue minus expenses. You will get the profit. That how much did you put in your pocket? What is the result? Okay, what is the result? Is it a profit? Is it a loss? And how much profit or how much loss?
right? So this is why this income statement is also known as profit and loss statement, because through this income statement we find out that either are we earning profit, or we are earning or we are incurring losses, right? So that is why this is also known as profit and loss statement. बहुत जगहों पे आप देखोगे कि profit and loss statement word ही use किया जाता है, okay, but you should know both the words income statement and profit and loss statement. Now it is made for a particular financial year. Particular financial year, that means जब आपका start हुआ financial year, let us say April 2025 से start हुआ, and financial year end कब होगा आपका? March 2026. So for this particular financial year हम ये पूरा अपना income statement बनाते हैं, ठीक है? That means जो भी sale आपकी इस month से शुरू हुई, April 2025 से शुरू हुई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड टिल मार्च 2026 जितनी भी आपकी सेल हुई, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए, वो सब रिकॉर्ड होंगे और उसके बाद आप प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है? सो दिस इज मेड फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एंड ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज इट इज प्रिपेयर्ड इन मार्च 2026. सो पर्टिकुलरली और भी हम प्रिसाइजली बात करें तो 31 मार्च 2026 पे ये बनाई जाती है, ठीक है? नाउ through this, can you tell me what is the answer of this question? Income statement shows what? Financial position, cash flow, profit and loss, assets and liabilities, or the capital structure. Now with this you can easily answer that the option should be option C, प्रॉफिट एंड लॉस. लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकती है कि फाइनेंशियल पोजीशन, क्या इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है? देखो, फाइनेंशियल पोजीशन मींस कि कितना स्ट्रांग है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, स्ट्रेंथ कितनी है. अब स्ट्रेंथ जो है ना वो आपको कैसे पता लगती है? बैलेंस शीट के थ्रू. व्हाट इज बेसिकली द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में ना ये पता लगता है कि व्हाट आर योर एसेट्स एंड व्हाट आर योर liabilities. Through this you get to know how strong is your business, how much assets do you have, and how much obligations your business hold, right? So asset और liabilities के through हमें पता लगता है कि financial position क्या है. तो वो हमें पता लगती है बैलेंस शीट से, कभी इनकम स्टेटमेंट से नहीं पता लगती. इनकम स्टेटमेंट से और बेटर वर्ड में यूज करूं तो हमें पता लगता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है, हाउ वेल माई कंपनी इज परफॉर्मिंग, ओके. सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर यहाँ पे वर्ड होता तो हम वो भी मान के चल सकते थे, पर अभी आपको बहुत इजीली दे रखा है कि इट शोज व्हाट? इट शोज प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस. सो ऑल्सो इट इज नोन एज व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है. सो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट. इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है, ना कि फाइनेंशियल पोजीशन को. ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन किसके लिए है? फॉर द बैलेंस शीट, ठीक है. मतलब फाइनेंशियल पोजीशन हमें कैसे पता लगती है? बाय द बैलेंस शीट. एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जाननी है अगर तो हमें पता लगती है बाय द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स व्हाट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नाउ दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू कैन से. अब ना मैं आपको एक यहीं पे एक छोटा सा कंसेप्ट बता देती हूँ अपने एक्सपेंसेस को रिलेटेड, ठीक है. जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है. 3 टाइप्स. वन इज द COGS, दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी हम पढ़ेंगे. एक है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और सेकेंड है आपका नॉन ऑपरेटिंग, थर्ड है आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे भी, ठीक है. पहले हम पढ़ रहे हैं आज COGS के बारे में. पहले अभी मतलब इस क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं COGS के बारे में. So cost of goods sold includes what? So as the name suggests, cost of goods sold, जितने भी आपने goods बेचे हैं, the goods that you have sold, उनका cost include what? Now basically did you learn about direct and indirect expenses? हमने पढ़े थे ना ये अपने, जब हमने यही किया था कि अकाउंट्स होता क्या है बेसिकली, तभी हमने पढ़ लिया था कि what are direct and indirect expenses, है ना. So cost of goods sold, the cost of goods sold basically includes all the expenses which are directly associated, that means they are all the direct expenses that are associated with the making of that product, okay. For example you are manufacturing shirts, okay, you are manufacturing shirts, you have a business of shirts, ठीक है. Now basically to manufacture these shirts you'll be also selling these shirts. So basically this is the main business that you manufacture shirts and then you sell it off, right? Now for manufacturing these shirts, of course there are some expenses that you will just put in to manufacture the shirt. One is the raw material, for example the cotton, okay, cotton that you will be using, the reel, okay, the stitching reel that you will be using for this particular shirt.
Then there will be some labor wages, particularly some labor will be hired for manufacturing these shirts. Okay, the tailor expenses of the tailor, the salary of the tailor, that will be included as the cost of goods sold. Then basically all the factory expenses. Factory is what? Factory जहां पे ये shirts बन रही हैं उसके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है. ये याद रखेंगे आप. COGS में जितने भी आपके फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होगा. जैसे कि फैक्ट्री का रेंट. ओके, फैक्ट्री का रेंट बिकॉज यहीं पे तो शर्ट्स बन रही हैं तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है रिलेटेड टू दैट शर्ट, टू दैट प्रोडक्ट. ठीक है. सो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, फैक्ट्री की याद रखना है, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर बिल्स या फिर कोल के चार्जेस, फ्यूल के चार्जेस, ये सारे चार्जेस आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में काउंट होते हैं. ठीक है. देन फ्रेट इनवर्ड्स. फ्रेट इनवर्ड्स बेसिकली क्या होता है? जब आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जब आपने शर्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करी, कई बार क्या होता है रॉ मटेरियल लेके आने में, रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में फ्रेट इनवर्ड्स, दैट मीन्स क्या होता है, कॉटन को लेके आने में कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रेट. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रेट. तो जब वो हमारे गोडाउन तक आ रहा है, जब वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक आ रहा है, तो उसके जितने भी चार्जेस लगते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. उसको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट करते हैं. पर ये याद रखना है जो भी फ्रेट आउटवर्ड्स है, फ्रेट आउटवर्ड्स दैट मीन्स, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. जो भी आपकी शर्ट मैन्युफैक्चर हुई, सेल करी आपने, अब सेलिंग के टाइम पे आपको वो जो गुड्स हैं, जो अपनी शर्ट्स हैं, उसको भेजना है. सेल करने के लिए आपको अपने गोडाउन से बाहर भेजना है. तो वॉट एवर इज द फ्रेट आउटवर्ड्स, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपका अपनी मैन्युफैक्चर्ड शर्ट को अपने गोडाउन से कहीं और भेजने में लगा, ताकि चाहे वो बायर के घर तक भेजने में लगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है. वो आपका सेलिंग एक्सपेंसेस में काउंट होता है. वो आपका सेलिंग एक्सपेंसेस में काउंट होता है. तो फ्रेट आउटवर्ड्स नहीं आएगा, सिर्फ फ्रेट इनवर्ड्स जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होता है. ओके, ये समझ में आ गया. सो दीज आर द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, यू कैन से दीज आर इंक्लूडेड एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस विच आर इंक्लूडेड इन द COGS. ठीक है. नाउ बेसिकली COGS ना क्या कहते हैं, हम इसको ये भी कहते हैं कि जो भी एक्सपेंसेस ना आपके बिल्कुल वो वाले लगे हैं जो कोर बिजनेस एक्टिविटी के हैं. ठीक है. मेन बिजनेस एक्टिविटी आपकी यही है कि आप शर्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, हम उसको बेचते हैं. तो जो एक्सपेंसेस आपकी डायरेक्टली उसी एक्टिविटी में लगे हैं, जो बिल्कुल आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी है, उसको हम कहते हैं COGS. ठीक है. सो नाउ यू कैन टेल मी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्लूड्स व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए आपके ऑफिस एक्सपेंसेस. क्या ऑफिस एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड होंगे? नहीं, हमेशा फैक्ट्री एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, ये याद रखना है. ऑफिस के नहीं होंगे. सेल्स ऑफिस हो गया आपका या कोई मैनेजर का ऑफिस हो गया, उसके एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड नहीं होंगे. इवन सेलिंग एक्सपेंसेस, लाइक आई टोल्ड यू, फ्रेट आउटवर्ड्स. फ्रेट आउटवर्ड्स भी आपका एक सेलिंग एक्सपेंसेस है, वो भी इंक्लूड नहीं होता है. सिर्फ जो उसको बनाने में, उसको जो मैन्युफैक्चर करने में जो एक्सपेंसेस लगे वो ही इंक्लूड होंगे. C is direct cost of production. So direct cost of producing that product. Yes, this is basically the cost of goods sold. So the answer should be option C. The financial expenses. अब financial expenses तो एक बहुत wider term हो गया, है ना. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस आ गए, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. जो इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट इज बेसिकली, दिस इज नॉट द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. ठीक है. इंटरेस्ट आपका मेन एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं आएगा. ठीक है. आपको समझ में आएगा ये इंटरेस्ट जो है वो कहाँ पे इंक्लूड होता है. इन दिस वीडियो ओनली आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो द आंसर शुड बी ऑप्शन C. करेक्ट. आई होप यू वर एबल टू आंसर ऑन योर ओन. मेरे बताने से पहले आपको पता था आंसर क्या है. नाउ मूविंग अहेड, थर्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? नाउ यू हैव लर्नड अबाउट द सेल्स. ठीक है. सेल्स होती क्या है आपकी, जो भी आपने बेसिकली हाउ मच डिड यू गेट फ्रॉम द कस्टमर, सेल्स या रेवेन्यू. ठीक है, ये पता है. देन डू यू नो अबाउट योर एक्सपेंसेस. ठीक है. एक्सपेंसेस इज व्हाट? बेसिकली इन दिस केस अगर हम बात करें हमारे COGS. ठीक है. COGS की, तो COGS भी समझ में आ गया आपको, सेल्स भी समझ में आ गया, एक्सपेंसेस भी 3 तरह के हैं. अभी हमने सारे नहीं पढ़े हैं बट आपको वो समझ में आ गए हैं. अब वो नवी टर्म पूछ रहे हैं आपसे, ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. नाउ देखो, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? जो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी से जो भी आपने पैसा कमाया
whatever the profit is from the main business activity, okay, that is known as your gross profit. अब वो कैसे निकलेगा? Now basically whatever is your net sales, that means whatever you have earned from your selling of your goods and services. Okay, for example, again, you were manufacturing shirts. Okay, you were manufacturing shirts, you have sold 100 shirts which costed about 1 lakh rupees. 100 shirts which costed you with the sales of which is 1 lakh rupees. So the net sales is how much? 1 lakh. Okay, now the expenses incurred to manufacture this shirt. Now manufacture this shirt में कौन से expenses आएंगे आपके? COGS. तो बेसिकली जितना आपका COGS है वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. COGS फॉर एग्जांपल आपका आया 80,000 का. So whatever is the COGS that will be subtracted from the net sales minus COGS will give you what? Will give you your gross profit. Now gross profit is what? जो आपकी सेल्स हुई उसमें से हम सिर्फ वो वाले एक्सपेंसेस माइनस करेंगे जो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी के एक्सपेंसेस हैं. What is the main business activity? To manufacture shirts. तो उसके एक्सपेंसेस सिर्फ माइनस करेंगे, तब आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट. तब आपको ये पता लगेगा कि दिस इज द प्रॉफिट दैट यू हैव अर्नड बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, जस्ट बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. अभी कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं हो रही है, कहीं से इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कहीं से कोई कमीशन नहीं मिल रही है आपको, कोई और पर्टिकुलर एक्सपेंस मतलब पर्टिकुलर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो आप कहीं और से. ये सिर्फ आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट है. That is known as your gross profit. So basically it shows how much money the company earned from its main business activities before considering other expenses like rent, salaries or taxes. So rent भी हम consider, देखो रेंट भी हम कंसीडर करते हैं, लेकिन कौन सा? सिर्फ फैक्ट्री का. ठीक है, लेकिन जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं आपके, जो ऑफिस का रेंट है वो नहीं कंसीडर करेंगे. सैलरीज ऑफ द मैनेजर वो कंसीडर अभी हम नहीं करेंगे. और टैक्सेस जो आपके बाद में लगेंगे उसको भी अभी कंसीडर नहीं करेंगे. उससे पहले आपका कितना प्रॉफिट बना, दैट इज नोन एज योर ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, अब इसमें रेंट तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा और हम प्रिसाइज कर लेते हैं. ऑफिस रेंट इंक्लूड नहीं होता, लेकिन यस COGS में आपका फैक्ट्री रेंट जरूर इंक्लूड हो जाता है. इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट में भी आपका factory rent, factory expenses will be included, right? So I hope you have understood this. है ना, 20,000 आपका इस केस में ग्रॉस प्रॉफिट हो गया. कैसे निकला ये? नेट सेल्स माइनस COGS, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज सेल्स माइनस COGS, एनी वे यू लाइक इट. ठीक है, सेल्स माइनस COGS, ओनली द एक्सपेंसेस फ्रॉम द डायरेक्ट direct production expenses that will be reduced from the net sales. That is known as gross profit. So, right, what should be the answer here? Sales minus expenses. Now, this is a very broader term. Sales minus expenses बहुत broader term है. Expenses बहुत सारे categories के हैं आपके, operating भी, non operating भी. हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी. सिर्फ कौन से expenses minus करने हैं? सिर्फ COGS. So, sales minus COGS आपका gross profit होता है. So, the answer should be option B. ठीक है, एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं. रेवेन्यू के बारे में तो चलो हम कह सकते हैं कि हम बात करें, सेल्स एंड रेवेन्यू सेम, बट कैपिटल के बारे में हम नहीं बात करें. कैपिटल क्या होता है? जो ओनर ने पैसा डाला, है ना, पर उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. इनकम और ड्रॉइंग्स के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि कितनी सेल्स हुई और कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था जो हम माइनस कर देंगे. तो सेल्स माइनस COGS विल बी ग्रॉस प्रॉफिट. राइट, moving ahead. Next, revenue receipts are those. Now, you have understood about the expenses. There are 3 types of expenses: COGS, operating and non-operating. ठीक है, उसको डिटेल में भी हम पढ़ते हैं. लेकिन जो आपकी सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल्स या फिर इसको हम कहते हैं रिसीट्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, है ना. ये भी ना आपके 2 तरह का होता है, 2 types. One is the revenue receipts. ठीक है, revenue receipts, and one is the capital receipts. We'll be understanding both of them and then try to understand this question. ठीक है, so what are these 2 types of receipts? Revenue receipts and the capital receipts. Now I'll tell you what are these types of receipts. बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से MCQ आने के चांसेस रहेंगे आपके. ठीक है, so receipts are of 2 types: revenue receipts and capital receipts. Now capital receipts के बारे में पहले जानते हैं. ठीक है, then we'll come to this revenue. कैपिटल रिसीट्स वो वाले रिसीट्स हैं, मतलब ऐसा पैसा जो आपके पास आ रहा है which is either creating a liability
or it is reducing the asset. Now I'll tell you what. अब आपने कहीं से रेवेन्यू अर्न किया, कहीं से पैसा आपके पास आया, कैसे आया? या तो आपने कोई मशीन सेल करी, मशीन, लैंड, दैट मीन्स आपने कोई फिक्स्ड एसेट को सेल कर दिया. तो जब आप सेल करोगे कोई भी फिक्स्ड एसेट, चाहे वो आप स्क्रैप में ही क्यों ना करो, तो उसका बेसिकली आपके पास पैसा आएगा. So this is capital receipt. Now when you are selling any fixed assets, you are trying to reduce the asset. So here what you have done, you have reduced the asset. So when you are receiving money by selling any asset, or you can say by reducing the asset, this is known as capital receipt. Second way है कि आपने कोई लोन लिया from, for example, you have taken a loan from HDFC Bank. Okay. Now when you have taken a loan from HDFC Bank, so money will come to you. But is it raising any obligation? It is increasing the liability. So in this case, you are getting receipts, you are getting money, revenue aa raha hai aapke paas, but it is also increasing one obligation, or you can say it is increasing liability. So capital receipts are those receipts which are either increasing the liability or reducing the asset. ठीक है? Either by selling any land or building or by any loan. But what are revenue receipts? Now revenue receipts are the opposite. It does not create any liability and it does not reduce any asset. So basically it will have no impact on the asset or on the liability. अब revenue receipts क्या है? Basically जब आप पैसा कमा रहे हैं through some sources, ठीक है, या तो जो आप पर्टिकुलरली सेल करते हो फ्रॉम द मेन बिजनेस एक्टिविटी, है ना, दैट इज बाय द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जितना भी रेवेन्यू आप कमा रहे हैं बाय द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, तो ये क्या है? आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी से जितना भी आप पैसा कमा रहे हैं. सेकंड, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी है जो आपने लीज आउट करी थी या फिर आपने रेंट पे दी थी, तो उसकी जो रेंटल इनकम है वो भी तो आपके रिसीट्स ही हैं. ठीक है, ये आपका डायरेक्ट इनकम तो नहीं है, है ना, डायरेक्टली मेन बिजनेस एक्टिविटी से तो नहीं है, पर ये इनकम तो है, ये रिसीट्स तो है. सो दिस इज ऑल्सो योर रेवेन्यू रिसीट. क्या ये किसी एसेट को रिड्यूस कर रही है? क्या ये कोई ऑब्लिगेशन बढ़ा रही है? नहीं. सो हेंस दिस इज अ रेवेन्यू रिसीट, है ना. कोई रेंटल इनकम है, कोई इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, लेकिन लाइक बाय एफडीज, बाय आरडीज, तो ऐसा कोई इंटरेस्ट है आपने जो अर्न किया है, या फिर आपने किसी और को लोन दिया था उससे आपने कोई इंटरेस्ट अर्न किया है, तो वो भी आपका रेवेन्यू रिसीट होगा. इसमें भी क्या कोई एसेट बढ़ा रहे हो, क्या कोई एसेट रिड्यूस कर रहे हो, क्या आप कोई लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हो? नहीं. देन फीस और कमीशन, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की थी, उसके आपको फीस मिली या फिर आपको कोई कमीशन अर्न किया आपने, इन दैट केस ऑल्सो दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसीट, है ना. आपने कोई सर्विस, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है ये, लेकिन आपने किसी को घर बेचा, ठीक है, आप एक एजेंट की तरह आपने किसी को घर बेचा, सो आपको उसकी कमीशन मिल गई. सो वो कमीशन भी आपका एक रेवेन्यू तो है, आपका पैसा तो आ रहा है, अर्न, यू आर डूइंग सम अर्निंग. सो दिस इज basically what revenue receipt, because this is again not creating any liability nor reducing the asset. So I hope you have got the difference between the revenue receipt and the capital receipt, right? Now if I tell you to answer this question, revenue receipts are those which increase the liabilities. Does it increase the liability? No. Occur regularly in business. Now if I try to explain you this, occur regularly in business. So yes, sale of goods and services, does this occur regularly? Yes. Rental income भी आपको हर महीने आएगी, वो भी आप रेगुलरली अर्न कर रहे हो. लेट अस सपोज आपकी जो इंटरेस्ट है आपकी एफडी से, आरडी से, वो भी आपको हर महीने आता हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी आपका रेगुलर है. सो यस, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज विच अकर रेगुलरली इन द बिजनेस. लेकिन अगर हम कैपिटल रिसीट की बात करूं, ऑन द अदर हैंड, क्या वो रेगुलरली हम करते हैं? क्या हम अपने लैंड को, अपनी मशीन्स को बेचते रहते हैं? ऐसा तो नहीं करते ना. जब तक आपका लैंड बेचने का बिजनेस ही क्यों ना हो, है ना, तब तो बात अलग है. लेकिन अब अगर आपकी अपने एसेट्स हैं, आपकी मशीन है, आपकी लैंड है, इन दैट केस आपका जो ये सेलिंग का बिजनेस है, क्या ये आप ये रोज रोज करते हो अपने बिजनेस में? क्या ये आप हर महीने करते हो? नहीं. सो हेंस कैपिटल रिसीट्स जो होते हैं वो अकर नहीं करते रेगुलरली, बट रेवेन्यू रिसीट्स दे अकर रेगुलरली इन बिजनेस. Are they non-recurring? No, they are recurring in nature. Okay, because they are occurring regularly, so they are recurring. Do they increase the capital? नहीं. जब वो ना ही कोई एसेट को रिड्यूस करते हैं, ना ही वो कोई लाइबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ना ही वो कोई
कैपिटल को इंक्रीज करते हैं. आर दे लॉन्ग टर्म? नो, एग्जैक्टली दे आर नॉट लॉन्ग टर्म, बिकॉज बेसिकली रेवेन्यू रिसीट्स को आप अगर देखोगे दे आर फॉर लेस देन 1 year ओनली. ठीक है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बट येस दे आर नॉट फॉर लॉन्ग टर्म. राइट, सो आंसर इज ऑप्शन बी. Correct. I hope you were able to answer this question again. Now, moving on to the next one, fifth question. A company incurred the following expenses relating to its machinery. Okay, so following expenses are done. Cost incurred to bring a newly purchased machine to working condition. Okay, एक new machine खरीदी, उसके ऊपर कुछ expenses किए. ठीक है, कुछ expenses किए और उसको working condition में लाने के लिए basically new machine के ऊपर करे हैं. Routine maintenance carried out every year. Replacement of a major component that increases the efficiency. कोई spare part जो है उसको change किया. Expenses incurred to repair minor wear and tear. Minor से कुछ प्रॉब्लम हो गई आपकी मशीन के साथ या किसी भी चीज के साथ, कोई एसेट के साथ, तो कुछ एक्सपेंसेस आपने करे. नाउ which of the above should be treated as a capital expenditure? Now they are talking about expenditure. Okay, so expenses are also of two types. अच्छा, आप बोलोगे अभी तो 3 टाइप्स बोल रहे थे, अभी 2 टाइप्स बोल रहे हो. देखो, वो अलग कैटेगरी है और एक अलग कैटेगरी है. एक्सपेंसेस भी आपके एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है. नाउ आप बहुत इजीली इसको समझ जाओगे बिकॉज यू नो दीज 2 words, revenue and capital. So expenses are of 2 types, revenue expenditure and capital expenditure. Now before I begin, please मैं एक बात यहाँ पे एक छोटा सा नोट दे दूं. यहाँ पे जो capital word है ना, this capital word is different from what we have done. ठीक है, capital हमने किया था कि जो ओनर जो है वो पैसा डालता है उसको हम कैपिटल कहते हैं. ठीक है, वो डिफरेंट है. और यहाँ पे जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्ड यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट है. दोनों को कंफ्यूज नहीं करना. Now, expenses are of 2 types, revenue expenditure and capital expenditure. Let us understand ये दोनों चीजें क्या हैं. ठीक है, फिर से मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पहले बताती हूँ. जब भी हम कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई एसेट पे असर पड़ता है, दैट इज इंक्रीजिंग माई एसेट, इन दैट केस दैट इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, और इसका जो बेनिफिट है ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का, इसका जो बेनिफिट है दैट आई विल टेक फॉर मोर देन 1 year, उसको मैं कहूंगी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. जैसे कि मैंने कोई लैंड या बिल्डिंग परचेज करी. ठीक है, परचेजिंग ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग और acquiring any land or equipment. So in this case, the benefit of this land, building, equipment, that will be for more than 1 year. So hence this is the capital expenditure. Is this increasing my asset? Yes, this is increasing my asset also. Investing in any vehicle or machinery. So basically, yes, again, I'm purchasing any vehicle, any machinery, and any equipment. In that case, this is also the expense incurred to purchase an asset. So hence this is a capital expenditure. And also any research and development. Now, if you have to make a new product and you are doing research and development on that, so basically उस पे आप अपना पेटेंट ले सकते हो, है ना. तो वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आपने करी वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. क्यों? क्योंकि इसका जो बेनिफिट है, इस R&D का जो बेनिफिट है, दैट विल बी टेकन फॉर मोर देन 1 year. सो हेंस R&D का जो कॉस्ट है ना, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. इसके ऊपर भी देखो क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा, तो ये याद रखनी है ऐसी छोटी छोटी चीजें. ठीक है, नाउ कमिंग टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझ में आया. तो जब हम कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऑन परचेजिंग एनी एसेट. लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं जो आप डे टू डे ऑपरेशंस में कर रहे हो. ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो आप डे टू डे ऑपरेशंस में कर रहे हो और जिसका जो बेनिफिट है वो आप एक ही अकाउंटिंग पीरियड तक ले सकते हो. एक फाइनेंशियल ईयर में ही उसका जो बेनिफिट है आप वो ले सकते हो. जैसे कि आपने एम्प्लॉय को सैलरी और वेजेस दिए. ठीक है, सो आप हर महीने सैलरी देते हो. एक महीना काम कराया, सैलरी दे दी उस महीने की. सो जो बेनिफिट था वो डिराइव कर चुके हो, राइट. सो उसके बाद वो जो बेनिफिट है वो अगले महीने उसको फिर से काम करना पड़ेगा, फिर आप उसको और सैलरी दोगे. सो बेनिफिट आप उसका ले चुके हो. हेंस ये जो बेनिफिट है वो सिर्फ 1 अकाउंटिंग पीरियड और लेस, ठीक है, लेस देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही बेनिफिट रहता है. नेक्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स. अब जो रॉ मटेरियल्स आपने परचेज करे, ठीक है, आपने बनाया, मैन्युफैक्चर किया और उसको उसी साल में बेच दिया. सो हेंस उसका भी जो बेनिफिट है वो एक ही साल में रहा. रेंट, अगेन रेंट, अगर आपने एक्सपेंसेस किए हैं रेंट पे,
सो आपने उस बिल्डिंग को यूज किया 1 महीना, फिर उसका रेंट दे दिया, सो हेंस अगेन बेनिफिट आप डिराइव कर चुके हो। मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, अभी जो मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये कई बार लॉन्ग टर्म भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एड करी, एडवर्टीजमेंट दी इन ऑन टेलीविजन, ठीक है, एडवर्टीजमेंट दी ऑन टेलीविजन। नाउ वो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया कि ये टेलीविजन पे 3 years तक चलेगी। नाउ यू विल से द बेनिफिट इज फॉर मोर देन 1 year। लेकिन जब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की बात होती है ना, तो हम क्या करते हैं, जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जाम्पल ये जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट थी ये 3 lakhs थी और ये 3 years तक टीवी पे चलेगी, तो हम क्या करते हैं, हर ईयर का एक्सपेंस स्प्लिट कर लेते हैं। 3 लाख डिवाइडेड बाई 3, मतलब 1 साल का 1 year का एक्सपेंस कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख रुपीज। कैन आई से दिस? तो सिर्फ 1 लाख रुपीज हम एक्सपेंस की तरह काउंट करते हैं फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट ईयर में फिर से 1 लाख रुपीज का एक्सपेंस डालेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर फिर से 1 लाख का एक्सपेंस डालेंगे। तो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके रेवेन्यू इन नेचर ही इसलिए होते हैं बिकॉज हम उसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। देन आपके कोई भी ऑफिस रेंट एंड सैलरीज हैं, ठीक है, ये भी आपका रेवेन्यू के अंदर ही जाएगा। वाई? बिकॉज इसका भी जो बेनिफिट है आप 1 महीने में या मोस्टली 1 साल में डिराइव कर लेते हो। सो नाउ कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन दैट अ कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इट्स मशीनरी। किसके लिए किया है? टू इट्स मशीनरी, दैट मीन्स एसेट के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है। फर्स्ट इज, आप ये मान के चलो ये जो मशीनरी है ना, आपका एसी है, घर का एयर कंडीशनर है। कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग अ न्यूली परचेज मशीन टू वर्किंग कंडीशन, ठीक है, आपने एसी इंस्टॉल कराया। अब जो भी कॉस्ट उस पे इनकर करी आपने, फॉर एग्जांपल उस एसी को इंस्टॉल कराने के लिए, है ना, उसकी कुछ उसमें जो भी एक्स्ट्रा कुछ डलना था वो आपने डलवाया। तो जब आपने कोई नवी चीज परचेज करी है, ठीक है, जब आपने कोई नवी चीज परचेज करी है तो और उसमें कोई इंस्टॉलेशन के चार्जेस, उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस जो भी लगते हैं वो आपका कॉस्ट में ही इंक्लूड होता है। दैट इज द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ द एसेट। सो हेंस ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही काउंट होगा बिकॉज कॉस्ट ऑफ द एसेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वॉट एवर विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है। आपने 1 लाख का एसी खरीदा अगर, तो ये 1 लाख रुपीज आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इस 1 लाख में अगर आपके इंस्टॉलेशन चार्जेस, आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये सब भी इंक्लूडेड हों तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा, ठीक है। सो यस, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सो दिस इज करेक्ट। सेकंड, रूटीन मेंटेनेंस कैरिड आउट एवरी ईयर। अब एसी की सर्विसिंग एवरी ईयर आप कराते हैं, उसका जो बेनिफिट होता है वो 1 साल के लिए ही रहता है। बेसिकली आप सर्विसिंग कराते हो, हर गर्मी स्टार्ट होने से पहले सर्विस कराई, फिर अगली गर्मी स्टार्ट होने से पहले फिर से करानी पड़ती है। सो हेंस ये जो है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बिकॉज इसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल के लिए मिलता है। Then third, replacement of a major component, replacement of a major component that increases the efficiency of the machine. Now, what you're doing, AC में आपने कोई ऐसा spare part change करा जिससे उसकी efficiency और बढ़ गई, ठीक है, जिससे फॉर एग्जाम्पल उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थी ना वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई, जिससे आपका जो बिल है वो काफी कम आने लगेगा, तो एफिशिएंसी बढ़ गई ना मशीन की। तो जब आपने कोई ऐसा स्पेयर पार्ट चेंज कराया, चाहे आपने उसको 1 साल बाद कराया है, चाहे 5 साल बाद कराया है मशीन को लेने के, in that case that will also increase the efficiency, that will increase the cost of the asset, hence that is a part of your capital expenditure. ये याद रखना है, अगर आप कोई मेजर स्पेयर पार्ट चेंज करा रहे हो, सो इन दैट केस दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको एसी में मैंने अगर मुझे गैस फिल कराई, मैंने एसी में गैस फिल कराई, तो क्या वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? नहीं, नो, दैट इज नॉट अ मेजर स्पेयर पार्ट। अगर कोई मेजर स्पेयर पार्ट आप चेंज कराते हो, फॉर एग्जाम्पल उसकी जो पूरी मशीन है जो वो जिससे वो चलता है ना, स्टेबलाइजर हो गया, दैट इज बेसिकली टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, सो हेंस दैट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन एक्सपेंसेस इनकर्ड, नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रिपेयर माइनर वियर एंड टीयर। माइनर से अगर छोटे छोटे कुछ वियर एंड टीयर हो गया, जैसे कि वही में गैस फिल करानी पड़ रही है या फिर फिल्टर चेंज कराना पड़ रहा है, उसकी साफ सफाई करानी पड़ रही है, तो वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए हम उसको रेवेन्यू में ही काउंट करते हैं क्योंकि वो हर साल आपको करानी पड़ेगी, राइट। सो हेंस अगर मैं बात करूं कि विच ऑफ द अबव शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो आपका फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन बी जो है आपका 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर।
1 and 3 only will be the correct answer, option B. Correct? ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं. अब ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा ट्रिकी था, टफ था. ऐसे क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट करते हैं आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं. तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझ में आने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे. और ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. एक कि आपके रिसीट्स, ठीक है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ. एक जो आपके रिसीट्स हैं, दो तरह के, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट. ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है आपका बहुत, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. और जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी जो दो कैटेगरीज के हैं, वन इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड वन इज दी कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है. तो ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, ये चारों, ये आपको भूलने नहीं है, इसको बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, ओके, मूविंग अहेड. Which of the following is an operating expense? Now I have come to the next topic. I've told you that expenses जो है वो majorly 3 categories के हैं. One is COGS, one is operating expense, and the next is the non-operating expense. So now we'll be talking about the operating expenses. Let us understand that what is operating expenses. COGS क्या था आपका? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी थे आपके, ठीक है. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो एक्चुअली तो एसोसिएट नहीं है आपके प्रोडक्शन से, ठीक है. जो आपकी फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री के बिल्स हो गए, ये तो सब डायरेक्टली एसोसिएटेड है. लेकिन ऐसे कुछ एक्सपेंसेस जो बिल्कुल डायरेक्टली तो एसोसिएटेड नहीं है पर इनडायरेक्टली बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है. फैक्ट्री को चलाने के लिए भी कुछ मैनेजरियल पोजीशन पे लोग होने चाहिए. तो उनकी जो सैलरी है, क्या वो मैं कह सकती हूँ कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बिकॉज वो डायरेक्टली तो एसोसिएटेड नहीं है प्रोडक्शन के साथ, बट इनडायरेक्टली तो रोल प्ले करती है. सो ऐसे कुछ एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट हो नेचर में, जैसे कि आपका ऑफिस का रेंट. अब ऑफिस में जो हमने कहा मैनेजर है जो बैठता है, वो उस ऑफिस में बैठता है, तो उस ऑफिस का रेंट भी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया. सो सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, लेबर वेजेस से डिफरेंट होगा. मतलब जो फैक्ट्री के वेजेस हम देते हैं, फैक्ट्री में जो लेबर वेजेस देते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं. दैट आर नॉट योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये याद रखना है. दैट आर योर COGS, ठीक है. सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, दिस इज बेसिकली योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिकॉज दिस आर फॉर योर डे टू डे ऑपरेशंस बट आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन. रेंट ऑफ योर ऑफिस, नॉट ऑफ योर फैक्ट्री, ऑफ योर ऑफिस. इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल फॉर ऑफिस, ये याद रखना है. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल्सो, ठीक है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल्सो और सेलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो. आपके एडमिनिस्ट्रेशन भी, ठीक है, और आपके सेलिंग एक्सपेंसेस भी, ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही आते हैं. स्टेशनरी एक्सपेंस फॉर ऑफिस, कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल आपने गुड्स को बेचने के लिए कुछ ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, आपके जो एम्प्लॉइज हैं उसको कहीं स्टे करना पड़ रहा है, तो वो वाले एक्सपेंसेस भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही आएंगे, क्योंकि उनको बेचने के लिए आपको कहीं जाना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर प्रोडक्शन के लिए ही आपको रॉ मटेरियल चाहिए. अब रॉ मटेरियल किस प्राइस पे लेके आना है, कहाँ से लेके आना है, उसकी जो है ना, उसकी जो रिसर्च करनी पड़ रही है, उसके लिए जगह जगह पे जाना पड़ रहा है. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो लग रहे हैं, है ना, वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है. सो ये भी डायरेक्टली तो एसोसिएटेड नहीं है प्रोडक्शन के साथ, बट यस इंडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आपके, ठीक है, आपके ऑफिस के रिपेयरिंग, कोई भी छोटे छोटे रिपेयर्स कराने हैं, एयर कंडीशनर पे, कोई मशीन पे, कोई डेस्क पे, कुछ भी, कोई भी छोटा छोटा रिपेयर है, तो वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही जाएगा. मतलब ऑफिस के सारे आपके खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, आपके सेलिंग के खर्चे, ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएंगे. इवन द डेप्रिसिएशन. नाउ डेप्रिसिएशन यू विल से कि मशीन्स की डेप्रिसिएशन हो गई, तो वो तो फैक्ट्री एक्सपेंस होना चाहिए, बट नहीं, क्योंकि वो एक अलग तरीके का एक्सपेंस है. डेप्रिसिएशन जो है वो नॉर्मल वियर एंड टीयर है आपकी, तो वो जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाती है. वो डे टू डे ऑपरेशंस हैं आपके, वो प्रोडक्शन में कहीं हेल्प नहीं करता ये डेप्रिसिएशन. हेंस डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉट COGS. ये भी एक मेजर पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है. So will you be able to understand that what is operating expenses and what is COGS? Will you be able to differentiate? बड़ा ही easily आप कर सकते हो कि COGS आपके direct expenses हैं और operating expenses आपके indirect expenses हैं. Now, how will you answer this question? Which of the following is an operating expense? Which of the following is an operating expense? Purchase of machinery. Purchase of machinery क्या आपका operating expense है?
नहीं, राइट ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, डे टू डे ऑपरेशंस में तो नहीं हो रहा। सैलरी ऑफ योर एम्प्लॉयज को और भी थोड़ा सा हम वो कर देते हैं, सैलरी ऑफ योर एम्प्लॉयज। देखो वेजेस जो होते हैं वो आपके फैक्ट्री के होते हैं, सैलरी जो होती है वो आपकी ऑफिस की होती है। सो हेंस सैलरी इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सो हेंस यस ऑप्शन बी दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लोन रीपेमेंट, अब जो लोन रीपेमेंट है ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता है, ये भी याद रखना है। मैं आपको बताऊंगी कि ये एक्सपेंसेस ना आपके कहाँ पे जाते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगी इन द नेक्स्ट स्लाइड ओनली मे बी। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, ये भी आपका एक बेसिकली इट इज बेसिकली इंक्रीजिंग योर लाइबिलिटी व्हेन यू आर इशूइंग द शेयर्स, राइट। सो हेंस ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, डे टू डे ऑपरेशन नहीं होते हैं इससे। Purchasing of your land, again purchasing of your any asset is not a part of your operating expenses, so hence the option B will be the correct answer here. ठीक है, now moving ahead, non-operating expenses are generally what? Now we'll be understanding about the next type of expenses, that is the non-operating expenses. Okay, so we know expenses are of three types: COGS, then operating, and then non-operating. So now we'll be understanding about the non-operating expenses, that वो क्या होते हैं। देखो अब हमने पढ़ा था कि जो COGS हैं वो बेसिकली वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, लेकिन दोनों ही आपके मेन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, COGS भी आपका मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो उसी को ही चलाने के लिए, उसी के चलाने के लिए ही ये करे जाते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी, चाहे वो इनडायरेक्ट वे से करते हैं पर वो मेन बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही करे जाते हैं। लेकिन जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जो बिजनेस के कोर बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस की मेन कोर एक्टिविटी क्या थी, जो हम एग्जांपल ले रहे थे मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स। अब जब वो हम शर्ट्स के बारे में ना बात करते हुए कोई और तरीकों से हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं और किसी वजह से हम एक्सपेंस कर रहे हैं, शर्ट के ऊपर एक्सपेंस नहीं कर रहे, ठीक है, शर्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्सपेंस नहीं कर रहे, लेकिन किसी और वजहों से एक्सपेंस कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है, जब आपकी कोई इनकम जनरेट हो रही हो बाय एनी वे विच इज नॉट फ्रॉम द मेन बिजनेस एक्टिविटी। जैसे कि शर्ट्स के थ्रू आप पैसा नहीं कमा रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट के थ्रू, है ना, कोई कमीशन के थ्रू जब आप पैसे कमाते हो तो उसको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि वो आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, अभी हमने बात करनी है एक्सपेंसेस के बारे में। तो जब आपको किसी लोन लिया, आपने कोई लोन लिया है, लेकिन उसके ऊपर मुझे जब इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसको मैं कहती हूँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ये आपका क्या मेन बिजनेस एक्टिविटी है? क्या ये शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में काम आ रहा है? नहीं, तो ये आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी में नहीं है, लेकिन ये आपका अलग से ऐसा एक्सपेंस है, जैसे कोई इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर। अब जब इन्वेंट्री में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अभी आपने सेल नहीं किया, अब आके लॉस हो गया है इन्वेंट्री का, आपने गुड सेल नहीं किए, कुछ लॉस हो गया है, कुछ ऐसे ही सामान कम हो गया, या तो चोरी हो गई या फायर हो गया, तो उस वजह से जो भी एक्सपेंसेस आपके लगते हैं दैट आर ऑल्सो योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, देन लॉस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सपेंस। यू हैव सोल्ड एनी एसेट बट अब क्या हुआ, उसमें लॉस हो गया, तो ये भी एक्सपेंस हो गया। अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, सो इन दिस केस व्हाट इट विल बी, इट विल बी बेसिकली अ रिसीट, पैसा आएगा तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा। लेकिन सेल ऑफ एसेट आपका रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए ये नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगा। ठीक है, पेनल्टी फॉर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आपको कोई चालान कट गया आपका, है ना, या फिर कोई पेनल्टी लग गई कोर्ट की तरफ से, सो इन दैट केस दैट इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ये बेसिकली ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हर रोज नहीं होते, दे आर नॉट अकरिंग रेगुलरली। क्या हर रोज आग लग सकती है, हर रोज चोरी हो जाएगी? नहीं। सो एसेट को क्या हर रोज बेच रहे हो, हर रोज चालान कटेगा? नहीं। तो ये बेसिकली हर रोज बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है आपकी, हर रोज के ऑपरेशंस नहीं है। सो दिस इज बेसिकली योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच आर नॉट अकरिंग रेगुलरली, ये भी याद रखना है, विच आर नॉट अकरिंग रेगुलरली। ऑन द सिमिलर लाइंस आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो, non-operating expenses are generally recurring and daily.
So are they recurring? Are they recurring in nature? No, they are non-recurring. Why? Because वो हर रोज नहीं होते. Is it related to production? Again not, because this is not concerned with the main business activity. Production से related नहीं होते हैं. Production से expenses जो related होते हैं वो हैं आपके COGS. Outside the main activity of the business. Yes, it is outside the main activity of the business. आपका main activity नहीं होता है ये, और तब अगर हमने एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं तो उसको कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. डायरेक्ट भी नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपके COGS हो गए. कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है ये. ओके, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट. सो आप ऐसे कोई एक्सपेंसेस जो आप यू आर फॉर एग्जाम्पल यू आर परचेजिंग एनी एसेट, ये सब आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आता है. बट यस, कॉस्ट ऑफ रिपेयर है ना, अगर कुछ ऐसा रिपेयरिंग करानी पड़ गई या फिर जहाँ पे लॉस हो गया फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जरूर आ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जरूर आ जाएगा. ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन सी, राइट. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स. ओके, फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स, आपको समझ में आना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या हैं आपके. ठीक है, नाउ next is calculate profit before taxes from the following listed items. now इसको difficult level पे नहीं लेना है. ठीक है, आपने क्या क्या कर लिया है. देखो, आपने कर लिया कि सेल या रेवेन्यू क्या होता है. डिफरेंट तरीके के आपने एक्सपेंसेस भी कर लिए हैं. एक आपका COGS हो गया, एक आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, एक आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया. ठीक है, देन आप फिर इन सबको जब आप माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी निकल जाएगा, है ना. सो आपको बस यही रूल अप्लाई करते हुए चलना है. अब इसके थ्रू ना, इस क्वेश्चन के थ्रू आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू द होल फॉर्मेट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, इससे बहुत एक अच्छी आपकी नॉलेज समझ में आ जाएगी कि कैसे आप इनकम स्टेटमेंट बनाते भी हैं. ठीक है, सबसे पहले तो सेल कितनी है आपकी, 2,60,000. ओके, सो दिस इज द सेल, दिस इज द रेवेन्यू दैट यू हैव अर्न्ड. देन योर फर्स्ट एक्सपेंस, दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख रुपीज. सो डू यू रिमेंबर, जब हम सेल में से सिर्फ COGS को सब्ट्रैक्ट करते थे, तो क्या आता था. डू यू रिमेंबर, सेल माइनस COGS is equal to what? Anyone who remembers, you should give yourself a plus point. That is gross profit, right? So सबसे पहले तो हम gross profit निकाल लेंगे. ठीक है, इससे आपको ये भी समझ में आएगा कितने तरीके के प्रॉफिट्स हैं हमारे पास. फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट, जो सिर्फ मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस से है. उसके बाद आप सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे. ठीक है, कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. क्या सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? यस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. रेंट एक्सपेंस, इसको हम मान के चलते हैं कि ये आपका ऑफिस का एक्सपेंस है, तो ये भी आप ऑपरेटिंग में ले लो. देन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, राइट है कि नहीं. यस, दिस इज बिकॉज दिस इज ऑल्सो डे टू डे एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. इनडायरेक्टली आपके काम आता है ना आपके प्रोडक्शन में, सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. देन कॉस्ट ऑफ रिपेयर रिजल्टिंग फ्रॉम फायर की वजह से कुछ आपको रिपेयर वर्क कराना पड़ा, कुछ लॉस हो गया. सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग. दिस इज नॉन ऑपरेटिंग. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे आपके यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट से. पहले सेल्स माइनस COGS, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे. फिर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे. ठीक है, उसके बाद आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपके पास निकलता है EBIT. दिस इज वन न्यू टाइप ऑफ प्रॉफिट. यू कैन से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. याद है आपको इंटरेस्ट आपने कहाँ पे पढ़ा था कि इंटरेस्ट, अगर हम ऐसा कोई एक्सपेंस है जो इंटरेस्ट मतलब जब हम इंटरेस्ट के ऊपर एक्सपेंस करते हैं कि आपने इंटरेस्ट पे किया, दैट इज वन ऑफ द एक्सपेंस, तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग में आता है ना. तो अभी नॉन ऑपरेटिंग को माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट आपका निकल के आता है, दैट इज नोन एज EBIT. दैट इज अर्निंग बिफोर interest, that is your non-operating expenses, and then your taxes. Taxes is entirely different. So let us understand this. इसको समझते हैं. ठीक है, और उसके बाद जब आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इसमें से माइनस करोगे, फिर EBIT में से जब आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, तब आपके पास निकलेगा EBT. दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्सेस, और यू कैन से PBT.
दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, जो हमें चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कितने तरीके के आए हैं हमारे पास प्रॉफिट। वन इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, वन इज योर ईबीआईटी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर प्रॉफिट, देन इज योर ईबीटी, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईबीटी, ठीक है, देन फोर्थ इज योर पीएटी। पीएटी इज व्हाट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। इसमें से हम क्या करते हैं, हम टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे दे नहीं रखे, बट अगर टैक्सेस भी होते तो उसको माइनस करते हैं और हमारे पास निकलता प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो, ठीक है, जो हम आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको हमारा कोर्स के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। चलिए पहले तो इसको हम आंसर करते हैं। कैलकुलेट बिफोर टैक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्टेड आइटम्स। सेल्स हैं आपकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सैलरीज है, रेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स रिजल्टिंग फ्रॉम फायर, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसको अब हम इनकम स्टेटमेंट में डालते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेल्स और सीओजीएस आप लिखेंगे। सेल्स, ये इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम जनवरी 1 to 31 दिसंबर, ठीक है, कब आपने फाइनेंशियल ईयर भी ले सकते हो, वॉट एवर इज द डेट गिवन, यहाँ पे नहीं दे रखी तो हमने इसको 1 Jan to December 31 कर लिया। सेल्स आपकी दे रखी है 2,60,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको ब्रैकेट में क्यों डालते हैं, जब भी आप कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हो ना तो आप उसको ब्रैकेट में डालोगे, आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000। 2,60,000 minus your gross profit 1 lakh will give you 1,60,000 of gross profit. Then you will subtract all your operating expenses. What are your operating expenses? 20,000 salaries, 15,000 rent, and 35,000 of advertisement expenses. That amounts to 70,000. 70,000 will be reduced, okay, and you will come to what? You will come to your EBIT as I told you. ठीक है, one is your gross profit, then you came to EBIT after reducing what? The operating expenses. Now these are some of the small questions that can be asked. So from the gross profit you decrease your operating expenses to reach what? To reach your operating income, also known as EBIT. Operating income also known as EBIT, that is earning before interest and taxes, 90,000. Then from here you will decrease your non-operating expenses, okay, non-operating expenses, that is here in this case it was 50,000. So 90,000 minus 50,000 will be how much? It will be 40,000. So 40,000 will be what? It will be your EBT, that is profit before taxes. Okay, your after decreasing your non-operating expenses, you will get what? Profit before taxes, that is EBT. EBT. Okay, now in this case there is taxes is not given, so it is 0. So profit after tax will be again 40,000 only. So profit before tax ही चाहिए था हमें. We needed only profit before tax, that is EBT, or you can say PBT. ठीक है, इसको PBT भी बोल सकते हैं, profit before taxes, that is 40,000. So the 40,000 will be the correct answer here, right? So what shall be the correct answer? 40,000. Did you get this? Did you understand how to make the income statement also? So क्या होगा, पहले sales minus COGS will give you gross profit, then you will reduce all your operating expenses, you will get your EBIT, then you will reduce this non-operating expenses, you will get your EBT, and then you will reduce your taxes, you will get your profit after tax. These are the 4 types of profit also that you should know. Okay, so if you want to study in detail, okay, although I've taught you in detail, I've tried to talk you in detail, but अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है और अगर आपको लगता है कि आप हमारे कोर्सेज के थ्रू इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ edutab.in पे जाना है, अपना क्रोम खोल के edutab.in पे जाना है। कोर्सेज के अंदर सभी ग्रेड ए कोर्सेज, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखाई देंगे, जहाँ पे आप सिल्वर कोर्स है आपका और एक है आपका गोल्ड कोर्स। जो गोल्ड कोर्स है वो आपका फेज 1 से लेके आपके इंटरव्यू तक की सारी तैयारी कराता है। फेज 1, फेज 2 टिल योर इंटरव्यू आपके सारे स्पेशलाइज्ड टीचर्स होंगे विद योर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स। आपको सारे लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, इसमें आपको सारा मास्टर कोर्स मिलेगा, कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, आपको देन समरी शीट्स, मॉक टेस्ट तक भी मिल जाएंगे, ठीक है। अपनी वैलिडिटी चूज करके आप अपना पैकेज ले सकते हैं। देन अगर आपको सिल्वर कोर्स लेना है तो वो आप उसमें आपका फेज 1 इंक्लूड नहीं है, बट यस जो आपके 6 मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो तो इंक्लूडेड हैं, बट आपका फेज 1 की जो और सब्जेक्ट्स हैं, है ना, वो आपके इंक्लूडेड इसमें नहीं होंगे। फेज 2 से इंटरव्यू तक की तैयारी होगी आपकी सिल्वर कोर्स में। आप इसमें भी वैलिडिटी चूज करके अपना कोर्स ले सकते हैं।
ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई चीज़ में डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया है तो तब भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज इससे हमें और भी उत्साह बढ़ता है, इंथुजियाज्म होगा कि हाँ, हमें आपको आके पढ़ाना है। सो थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।